ननद बड़ी पैसे वाली है। क्या है माँ, फिर तुम वही सब लेकर बैठ गई, शादी शादी। अरे शादी करके क्या मिलता है किसी को? देखो तो तुमने भी सारी उम्र बर्तन और चूल्हा चौका ही किया, और अब भाभी आई है तो वो भी यही सब कर रही है, और फिर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी वही सब करूंगी। इसलिए रहने दो, मुझे तो नहीं करनी अभी शादी वादी। बहू, अब तू ही इस लड़की को समझा। एक तो इसकी किस्मत अच्छी है जो हम मिडिल क्लास के घर, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। अब ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। एक बार शादी हो गई ना तो राज करेगी, राज। रहने दो माँ, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा। और हाँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। महीने के 10,000 कमाती हूँ, मैं खुद ही अमीर हूँ। 10,000? अरे इतने का तो वो लड़का अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही भरवा लेता होगा जितने की तू पेट्रोल भरवाने की बात कर रही है। मेरी मान तो एक बार मिल तो ले उससे। माँ मैं क्या ही करूंगी उससे मिलकर? भजन कीर्तन। उफ़ो, मैं तो इस लड़की को समझा समझा कर थक गई। अब तू ही बहू कुछ समझा अपनी इस ननद को। ननद जी, माँ जी इतना कह रही है तो मान जाइए ना। देखिए, माँ बाप जो भी अपने बच्चों के लिए फैसला लेते हैं वो सही होता है। ओफो भाभी, अब तुम भी माँ के बहकावे में आ गई। ऐसी बात नहीं है ननद जी, हम जो भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संडे को माँ जी ने लड़के वालों को बुला लिया है, आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए। अपनी माँ और भाभी के बार बार समझाने पर स्वाति इसके लिए मान जाती, और संडे वाले दिन जब बड़ी सी कार आकर उनके दरवाजे के सामने रुकती है तो स्वाति वो कार देखकर बड़ी खुश होती है। अरे वाह, इतनी बड़ी कार तो अपनी पूरी रिश्तेदारी में किसी के पास नहीं होगी। कुछ देर बाद लड़के वाले अंदर आए। स्वाति जब लड़के से बात करने लगी तो उसे वो बड़ा पसंद आया। वो भी इस शादी के लिए मान गई। अब शादी की तैयारियां शुरू होने लगी और कुछ दिन बाद, देखो स्वाति, तुम्हारे लिए ससुराल वालों की तरफ से शगुन के जोड़े आए हैं। स्वाति जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें महंगे महंगे सूट और साड़ियां थी। वाओ भाभी, आपको पता है ये तो वही साड़ी है जो उस दिन हम उस शोरूम में देख रहे थे, लेकिन 25,000 की साड़ी होने की वजह से हमने लेने से इनकार कर दिया था। हाँ स्वाति, और इसका कलर भी देखो कितना प्यारा है, ये तो तुम पर खूब खिलेगा। स्वाति इतने महंगे कपड़े देखकर बड़ी खुश थी। अब उसकी भाभी जो उसके लिए साड़ी लाई थी उसे उसने एक तरफ पटक दिया। पूर्वी को ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। ऐसे दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद स्वाति अपने घर आई। महंगी साड़ी, महंगे गहने में वो खूब जच रही थी। देखो तो भाभी, लग रही हो ना मैं एकदम करीना कपूर। अच्छा, मेरी कुछ पिक्स क्लिक करना, लेकिन करोगी कहाँ पर? यहाँ पर तो सब कुछ कितना अजीब सा है, मतलब एक भी ढंग का बैकग्राउंड नहीं है, वही सब साधारण सा सामान। ननद अब पैसे वाली हो गई थी और उसकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन पूर्वी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद स्वाति ने अपने मायके की थोड़ी दूरी पर एक पॉश इलाके में बड़ा सा बंगला खरीद लिया। उसके पति पंकज का खुद का बड़ा सा फर्नीचर का बिजनेस था। उनके बंगले के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। आज स्वाति के नए बंगले में पूजा थी, जिसके लिए उसने अपने मायके वालों को भी बुलाया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हूँ लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी। पूर्वी ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2,000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुंच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गए मेरी स्वाति के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहाँ उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों भी एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो, हम न सही लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी, इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ,
मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी जो मैं करती हूँ, तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए हम। अगर मेहनत ना करते हम लोग तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में ही रह रहे होते। स्वाति की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद स्वाति उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये मेरा आलीशान कमरा। भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपको पूरा ससुराल होगा, है ना? स्वाति, भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। ओफो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद पूर्वी अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रह कर याद आ रही थी। ऐसे ही समय बीता। आप इस बंगले की ईएमआई भरने के काबिल नहीं रहे। पिछले कई महीनों से इसकी ईएमआई पेंडिंग है, इसीलिए अब हम इस बंगले की नीलामी करके अपना बकाया पैसा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर, यही हमारा घर है, इसके अलावा हमारे पास और कोई छत नहीं। हम कहाँ जाएंगे? वो तो इतना बड़ा लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलिए अब ये घर खाली कीजिए। स्वाति और पंकज को उस घर से निकाल दिया गया। अब स्वाति अपने पति के साथ शर्म के मारे अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो सड़क किनारे एक झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन किसी पड़ोसन ने आकर पूर्वी को ये बात बता दी और पूर्वी उस जगह पहुंची। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा स्वाति। अपनी भाभी को देख स्वाति उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। भाभी, हमारा कुछ भी नहीं बचा, बंगले से लेकर गाड़ियां तक सब बिक गई, इनका काम भी पूरी तरह से ठप पड़ गया, हम बर्बाद हो गए। पहले तुम घर चलो स्वाति, बाकी बात वहीं चलकर करते हैं। पूर्वी उन्हें लेकर घर आ गई और उन्हें खाना खाने को दिया, जिसके बाद उससे बोली, कुछ भी खत्म नहीं हुआ स्वाति, रिश्ते अभी बाकी हैं। ये घर भले ही छोटा है लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अब से तुम सब भी यहीं इस घर में हमारे साथ ही रहना। अपनी भाभी की बात सुनकर अब स्वाति की अक्ल ठिकाने आ गई, साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज स्वाति फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। हाँ स्वाति, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली, जिसमें वो काफी खुश थे। नेहा की अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद वो जैसे अपने घर में गृह प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके घर में उसकी जेठानी, जेठ, सास, ससुर सब थे, सिवाय उसकी ननद काजल के। नेहा ये सब देखकर काफी हैरान होती है कि तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, दरवाजे पर खड़ी होकर किसे देख रही है और कौन से ख्यालों में तू गुम हो गई है? अरे अभी अभी तेरी शादी हुई है, इस कलश को अपने दाहिने पैर से घर के अंदर गिरा और घर के अंदर प्रवेश कर। सास की बात सुनकर नेहा अब गृह प्रवेश करती है और घर में आ जाती है। सारी रस्म खत्म होने के बाद नेहा अपने कमरे में जाती है और अपने पति मोहित से कहती है, मोहित जी, जब आपका रिश्ता आया था तो आप अपनी बहन के साथ आए थे, लेकिन आज वो मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दी, आखिर है कहाँ काजल? नेहा की बात सुनकर मोहित घबरा जाता है और कहता है, नेहा तुम क्या काजल की बात लेकर बैठी हो? अरे अभी हमारी शादी हुई है, अपनी नई फैमिली को एंजॉय करो, और वैसे भी वो अपनी सहेली के घर गई है। मोहित जी, आखिर बात क्या है? काजल घर में है नहीं और आप हैं कि बस बात को घुमाए जा रहे हैं। जब रिश्ता लेकर आए थे तब तो वो साई की तरह साथ थी, अब गृह प्रवेश में ही गायब है। देख नेहा, तू अभी इस घर में नहीं आई है, अपनी हद में रहना सीख। काजल जहाँ भी है ठीक है, तू बस अपने काम से काम रख और सो जा। मोहित इतना बोलकर मुंह फेर कर सो जाता है। नेहा का दिल बैठने लगता है, उसे लगता है कि इस घर में कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। मोहित जी की आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा डर दिख रहा है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि काजल कहाँ है। रात के करीब 1:30 बज रहे होते हैं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा होता है। नेहा चुपके से कमरे का दरवाजा खोलती है और दबे पांव बाहर आती है। वो हॉल से होते हुए रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ से किसी के सिसकने की आवाज आती है। ये रात 1:30 बजे कौन रो रहा है? आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है।
नेहा स्टोर रूम के पास पहुंचती है और वहां बाहर से एक बड़ा ताला लटका होता है। नेहा खिड़की के पास जाकर अंदर झांकती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अंदर काजल एक फटी हुई बोरी पर बैठी होती है और उसके सामने उसकी सास शकुंतला खड़ी होती है। रो मत काजल, बस 2 दिन की बात और है। जैसे नेहा के हाथ की पहली रसोई वाली रस्म खत्म होगी, हम तुझे यहाँ से निकाल देंगे। तब तक चुपचाप यहीं पड़ी रहे। माँ, मुझे भूख लगी है। आपने कल रात से कुछ नहीं दिया और भाभी कितनी अच्छी है, क्या मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल सकती? खबरदार, अगर तूने उसे अपनी शक्ल भी दिखाई तो। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। उसे पता चला कि तू मांगलिक है और तेरी वजह से उसके सुहाग को खतरा है, तो वो अभी घर छोड़कर भाग जाएगी। हमें ये शादी हर हाल में बचानी है। नेहा ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अंधविश्वास के नाम पर एक माँ अपनी बेटी को जानवर की तरह कैद कर सकती है। नेहा वहां से भागकर अपने कमरे में आती है और सुबह का इंतजार करने लगती है। सुबह होती है और नेहा रसोई में जाती है जहां उसकी जेठानी पूनम चाय बना रही होती है। नेहा जानबूझकर काजल का जिक्र छेड़ती है। जेठानी जी, काजल का कोई फोन आया? मेरा मन नहीं लग रहा था, सोच रही थी उससे थोड़ी गप्पे मार लूं। अब अरे वो उसका फोन तो नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा है। नेहा, वो पहाड़ों पर गई है ना अपनी सहेली के साथ, वहां सिग्नल नहीं आते। अच्छा, पहाड़ों पर गई है या अपनी सहेली के घर गई है या फिर पीछे वाले स्टोर रूम में कैद है? दीदी, बात क्या है, मुझे सच बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सच है क्या। वो एकदम पीली पड़ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। नेहा, ये तू क्या कह रही है? तुझे किसने बताया? मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। माँ जी उसे डरा रही थी। भाभी, आप भी एक औरत है, आप ये सब कैसे सह रही हैं? मैं मजबूर हूँ नेहा। माँ जी और मोहित बहुत जिद्दी है। वो मानते हैं कि काजल मनहूस है, उसे बचपन से ही ऐसे ही रखा गया है। उसे ऐसे रखा गया था, लेकिन अब नहीं। मैं उसे ऐसी कैद में नहीं रहने दूंगी दीदी। नेहा ठान लेती है कि वो काजल को आजाद कराएगी। दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, नेहा स्टोर रूम के पास जाती है और ताला तोड़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना। आप अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? मोहित नेहा को धक्का देता है और शकुंतला भी वहां आ जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काजल जो स्टोर रूम के अंदर थी, वो खिड़की के सरिये ढीले करके बाहर निकल आती है। भाई, भाभी को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करो, लेकिन भाभी को हाथ मत लगाना। तू बाहर कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मोहित काजल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन काजल पीछे नहीं हटती। वो नेहा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मारो भाई, जितना मारना है मारो, लेकिन आज मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये इस घर की इकलौती इंसान है जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। माँ, आप कहते हो ना कि मैं मनहूस हूँ। अगर मैं मनहूस होती तो क्या मैं अपनी भाभी को बचाने के लिए खड़ी होती? हट जा रास्ते से काजल, इसे भी सबक सिखाना जरूरी है। नहीं माँ, अगर आपने भाभी को छुआ तो मैं अभी इसी वक्त शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो वैसे भी जेल में ही रह रही हूँ। काजल की हिम्मत देखकर मोहित और शकुंतला थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर बाहर बात गई तो खानदान की थू-थू होगी। नेहा काजल की ये बहादुरी देखकर दंग रह जाती है। काजल, तूने मेरे लिए अपने माँ और भाई से पंगा ले लिया। भाभी, आप मेरे लिए खड़ी हुई तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ कहती है मैं मनहूस हूँ, पर आपने मुझे ननद माना। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। काजल मोहित के हाथ से चाबियां छीन लेती है और नेहा के साथ खड़ी हो जाती है। वो मोहित को साफ कह देती है कि अब से वो स्टोर रूम में नहीं बल्कि नेहा के साथ रहेगी। मोहित और शकुंतला कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि काजल के हाथ में अब घर का सारा भेद था। आज काजल की वजह से आप लोग बच गए, वरना मैं पुलिस को बुलाने वाली थी। आइंदा से अगर मेरी ननद को किसी ने भी कुछ कहा तो याद रखना नेहा क्या कर सकती है। इतना बोलकर नेहा अब काजल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। काजल अब आजाद थी, वो नेहा के साथ रहने लगती है। घर के लोग अब भी थोड़े चिढ़े थे, लेकिन काजल और नेहा की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की। काजल नेहा को घर के हर काम में मदद करती। ऐसे ही एक दिन, लोग कहते हैं नंदे परेशान करती है, पर मेरी ननद तो मेरी रक्षक निकली। सच में मेरी ननद लाखों में एक है। नहीं भाभी, लाखों में एक तो आप हैं, जिसने मेरे लिए इतना सोचा और तो और मुझे उस कैद से बाहर निकाला।
काजल की बात सुनकर नेहा उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तू चिंता मत कर काजल, जब तक तेरी भाभी जिंदा है तब तक तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि भले ही तेरे खुद के सगे परिवार वाले तेरे साथ नहीं रहे, पर तेरी भाभी अब हमेशा तेरे साथ रहेगी। इस तरह नेहा काजल को न सिर्फ एक भाभी बल्कि माँ, बहन और भाई सबका प्यार देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ इस तरह अब उसके घर वालों को भी एहसास होता है कि उन लोगों ने काजल के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, पर वो लोग माफी मांगने के लायक नहीं थे, इसलिए वो धीरे धीरे काजल से बात कर उसके साथ घुलने लगते हैं। Thanks for watching.